चलिए जी, गुड आफ्टरनून। कर रहे हैं स्टार्ट। कल हमने स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर। ठीक है। जो कल मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया था, फर्स्ट पेज पे 2-3 लाइनें रीड करके देखते हैं कि वो मीनिंग सही था कि नहीं था। पढ़ के देखो। इन अ मॉडर्न टाइम्स, इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बुक में से। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर मेड ऑन, अंडरलाइन करते चले जाओ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मेड ऑन क्रेडिट बेसिस। बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे यानी कि उधार पे करनी पड़ती हैं। इन केस ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, परचेजर परचेजर जो हो गया यूजुअली प्रोमिस टू मेक द पेमेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। वो नॉर्मली बोल देता है कि कुछ दिनों के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है। इन सच अ केस सेलर वुड लाइक टू गेट अ रिटर्न अंडरटेकिंग, अंडरलाइन करो जी, गेट अ रिटर्न अंडरटेकिंग। मतलब वो कहता है कि मेरे को ओरली नहीं, मेरे को आपके ऊपर विश्वास, कुछ लिखत में लूंगा मैं। फ्रॉम द बायर टू गेट द पेमेंट आफ्टर फिक्स पीरियड, आफ्टर सच डेट सेलर प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट, करो अंडरलाइन, सेलर प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट इन विच ही पुट्स इन राइटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं करते चले जाओ साथ साथ। उसमें क्या करता है, सेलर एक डॉक्यूमेंट बनाता है लिखत पे। ठीक है, राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशन को लिख दिया जाता है कि इस दिन पे सामान बेचा है, इतना सामान बेचा है, बायर का नेम क्या है, कब मुझे पैसे मिलेंगे, चेक के थ्रू दोगे या कैश के थ्रू, ये सारी। आगे नेक्स्ट लाइन देखो, बायर पुट्स हिज सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट, करो अंडरलाइन, बायर पुट्स हिज सिग्नेचर। तो जो चीजें मैंने कल आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी वो सारी की सारी अभी मैंने आपको रीड आउट करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। अब हम पढ़ के देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स, पढ़ के देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। पेपर में इसके फीचर्स आते होते हैं। ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। सबसे पहला करो अंडरलाइन, इन राइटिंग। क्या ओरली हो सकता है? जी नहीं। जब मैंने कल बता ही दिया था, बिल एक पेज होता है। ठीक है, तो एक पेज है तो वो ओरल नहीं हो सकता, राइटिंग में होना चाहिएगा। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 3 महीने के बाद पैसे मिल जाने चाहिए। अनकंडीशनल, कोई भी उसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाएगा बायर। मतलब ये नहीं कहेगा कि अगर ये हुआ मैं तभी पैसे दूंगा, तो ये अनकंडीशनल होता है। अमाउंट, करो अगला अंडरलाइन, अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट। इसका मतलब है आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि चल 2 महीने के बाद हमें ना ठीक ठाक पैसे दे दियो, रीजनेबल पैसे दे दियो, 10% ऊपर दे दियो। जी नहीं, आपको फिक्स अमाउंट भरनी पड़ेगी। उसको बोला जाता है कि अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट, मतलब अमाउंट लिखनी है उसके ऊपर, 10,000 है, 50,000 है, जो भी। डेट है जो पेमेंट, वो भी फिक्स होनी चाहिए कि किस दिन पे पैसे देगा, ये सब चीजें। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना। बाकी पार्टीज मैंने आपको कल बता दी थी। ड्रॉर, ड्रॉर का मीनिंग लिखो। ड्रॉर का मतलब होता है सेलर। ड्रॉर का मतलब क्या है? सेलर, जो बिल लिखेगा यानी कि जो सामान बेचेगा। ड्रॉई या एक्सेप्टर का मतलब लिखो बायर। पेई का देखो कल क्या मीनिंग लिखवाया था अपनी बुक में से, कॉपी में से देखो, जिसको पैसे मिलेंगे। हाँ ठीक है, लिखो पेई का मतलब हु रिसीव्स द मनी, हु रिसीव्स द मनी। तो ये 3 पार्टीज होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कितनी पार्टीज होती हैं? अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कितनी पार्टीज होती हैं, तो 3 लिखनी है। एंडोर्सी वाला यहाँ पे नहीं लिखना। अभी के लिए स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन आता है थ्योरी का तो 3 पार्टीज, ड्रोर, ड्रॉई और पेई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब होता है एक एग्जाम्पल दिखा दो हमें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है। आजकल वैसे ना इसको हमने बिजनेस में पढ़ा था पिछले टर्म में, हुंडीज। याद है हुंडी के सहारे क्या होते हैं, लोग एक दूसरे को लोन दे देते हैं, वो उसको हुंडी पकड़ा देता है। हुंडी को अकाउंटिंग शब्दों में पता है क्या बोला जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप ऐसे समझ लो, हुंडी किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, गांव में होता है कि एक कागज पे दस्तखत कर दिए, साइन कर दिए, उसके सारे एक दूसरे से लोन ले लेते हैं। हाँ, कहाँ पे? हाँ, दोनों के ही हो गए हैं वैसे। अब देखो ये स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का मतलब होता है एक एग्जाम्पल, एक फॉर्मेट कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा दिखता होता है। तो ये ऊपर आता होता है वैसे यहाँ पे। ये जो स्पेसिमेन है ये जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन यही का यही बनाए। फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। जर्नली ऐसे रहता है, मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि नॉर्मली क्या लिखना है। सबसे ऊपर डेट और शहर का नाम लिख दो, जिसने लेने हैं।
मतलब कहाँ पे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, दुकानदार का शहर लिखना है, यहाँ पे अमाउंट लिख दी, यहाँ पे स्टैंप लगा दी, स्टैंप टिकट बोलते हैं ना जिसको, रसीदी टिकट बोलते हैं, स्टैंप टिकट। ये कोर्ट कचहरी में या पोस्ट ऑफिस में आम मिल जाती है, 1 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की। तो ये स्टैंप टिकट मतलब सरकारी हो गया, वो लगा दी। और यहाँ पे आपने लिख दिया 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी, सेलर लिख रहा है कि 2 महीने के बाद मुझे दे देना, और माई ऑर्डर या फिर मेरे ऑर्डर के अनुसार, मेरे आदेश अनुसार किसी को दे देना, सम ऑफ 5 लाख ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। फिर यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे साइन कर दिए बंदे ने अपने कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बनाया है। ये किसने बनाया जी? ये सेलर का है, लिख लेना आप भी, ये सेलर का शहर है, यहाँ पे लिख लो बुक में, ये सेलर हो गया। एक्सेप्ट कौन करेगा इस चीज को? ये सारा कुछ पढ़ेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा? इसको लिख लो बायर। अगर आप लोगों के क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं आते तो पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता होता है 4 नंबर का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज बताओ और स्पेसिमेन बताओ। तो ये आपको एग्जैक्ट ऐसे याद रखना पड़ेगा। देखा जाए तो है क्या, सौखा सा ही तो है, ऊपर सेलर वाले दुकानदार का नाम लिख देना है, ठीक है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन पता है कैसे आता है? पेपर में यहाँ पे देखो सेलर का नेम क्या है, दिख रहा है किसी को? सेलर का नेम ढूंढ के दिखाना। सेलर का नाम है करुणा सागर, और बायर का नाम ढूंढो, प्रेम किशोर। ऐसे लग रहा है पुराना बॉलीवुड का बंदा है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है जी इसका? पहले तो ऊपर लिख लेना, ये जो स्पेसिमेन है ये एग्जाम क्वेश्चन है, एक बार नहीं बहुत बार, और बहुत स्कूलों को आया हुआ है ये कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन बना के दिखाओ। स्पेसिमेन मतलब एक फॉर्मेट बना के दिखाओ, वहां पे ना वो पार्टी के नेम दे देते हैं। पता है कैसे बोल देंगे? जैसे हमारा क्वेश्चन नहीं होता डेप्रिसिएशन का इतना बड़ा, ए ने बी को ये बेचा, ये वो यहाँ पे ऐसे आ जाता है कि ए ने बी को सामान बेचा, बदले में बी के पास पैसे नहीं थे, तो बी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, ए ने साइन करके, सॉरी बी ने साइन करवा के ए ने अपने पास रख लिया। ये सारी सिचुएशन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बना के दिखाओ, स्पेसिमेन। तो आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा, और लिखना क्या पड़ेगा आपको यहाँ पे? जो शहर सेलर का दिया होगा वो यहाँ पे भर देना, जो डेट दी होगी। समझ में आ गया ना? ये तो एक इल्यूस्ट्रेशन दिया हुआ है। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन में डेटा अलग अलग आता है, डेट अलग या शहर का नेम अलग, ड्रोर या ड्रॉई का नेम अलग, तो वैसे भर देना है। यहाँ पे ये मत लिख देना कि ये ड्रोर है या सेलर है, उसका नेम लिखना है हमने, करुणा सागर, और उसका एड्रेस लिख दिया। देखो जी यहां तक समझ आ गया? अब कॉपी पे लिखो आगे। कॉपी पे देखना कल लास्ट कहां तक लिखा हुआ है, एग्जाम्पल तक। लगा ली थी आपने क्लास अवनीत पूरी? आगे हेडिंग बना लेना बड़ी बड़ी, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज ही हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं। 3 टाइप्स हैं। पहला बिल एट साइट, ये इसके नाम है। इसको भी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ई को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, देखो दिख रहा है आपको? ई का मतलब है एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। पहला है बिल एट साइट, दूसरा है बिल आफ्टर डेट, और तीसरा है बिल आफ्टर साइट। देखो आपके पास ऐसे कुछ फॉर्मेट अगर जगह बन सकती है तो बना लेना, नहीं तो जैसे आपको ठीक लगे, चाहे यहाँ पे एरो डाल के बना लो, चाहे ऐसे फॉर्मेट बना लो। मैं अलग अलग थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखवा रहा, थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखवा रहा हूँ ताकि याद जल्दी हो जाता है, ऐसे डायग्राम्स वगैरह बना के ना।
इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 हेयर। देखो 3 तरह के बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, एक होता है बिल एट साइट, एक बिल आफ्टर डेट, एक बिल आफ्टर साइट। मतलब पहले दोनों को देखा जाए मिला दो तो वैसा नाम ना बन गया बिल एट साइट बिल आफ्टर डेट, वहां बन गया बिल आफ्टर साइट। हेयर 3 ग्रेस डेज आर नॉट अलाउड। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि बिल एट साइट है और इसकी मैच्योरिटी डेट बताओ, कल याद है कल हमने लास्ट में एक एग्जांपल की थी कि कोई एक बिल 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ है 4 महीने के लिए, उसकी मैच्योरिटी डेट बतानी थी ना, ड्यू डेट। तो 4 अप्रैल थी, नहीं 4 मई थी, 4 मई थी, उसमें हमने 3 दिन ग्रेस पीरियड लिए थे ना। अगर तो क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो फिर तो ग्रेस पीरियड ले लेते हैं। अगर बाय चांस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बिल है ना उस बिल का नेम है बिल एट साइट, तो वहां पे फिर ग्रेस डेज नहीं लेने, बस सीधा 4 महीने ले लो। 1 जनवरी के 4 महीने काउंट करो, जैन पूरा गया, फेब मार्च अप्रैल, फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, सॉरी 1 मई। तो मतलब वहां पे 3 ग्रेस डेज ऐड नहीं करने। यहां पे लिखो ग्रेस डेज आर अलाउड, यहां पे अलाउड होते हैं, यहां पे भी अलाउ होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है इनका डिफरेंस। हाँ जी बोलो, लिख लो साइड पे, इकट्ठे ही करवा दूंगा। अमाउंट इज पेबल ऑन एग्जैक्ट डेट और इसमें सेकंड पॉइंट डेज आर काउंट फ्रॉम द डेट when bill is made। अब आप मेरे को इसका आंसर बताओ, पहले लिख लो एक बार के लिए। सेकंड पॉइंट में देखो
क्या लिखा हुआ है, अमाउंट इज पेबल ऑन एग्जैक्ट डेट और पेबल ऑन डिमांड। ये कौन सा चल रहा है जी, नाम पहले याद करने हैं आप लोगों ने, बिल एट साइट चल रहा है। बिल एट साइट का मतलब होता है जिस दिन बिल बन गया ना, जिस दिन बिल बन गया बस उसके हिसाब से आप लोगों ने 3 महीने बता देने हैं, 3 महीने या जो भी टाइम है। अब मैंने एग्जांपल क्या लिया है यहाँ पे, बिल इज ड्रॉन 1 जनवरी 2019 फॉर 3 मंथ, तो इसकी ड्यू डेट बताओ 3 महीने कब बीतेंगे, 1 अप्रैल। तो इसका आंसर है ड्यू डेट 1 अप्रैल 2019। इसको बोलते हैं बिल एट साइट, मतलब कोई ग्रेस डेज नहीं देने, जैसे ही बिल बन गया, ठीक है, उस दिन। लेकिन जो बाकी दोनों बिल हैं, बाकी दोनों बिल कौन से हैं, बिल आफ्टर डेट या बिल आफ्टर साइट। मतलब यहां पे देखो पहले और तीसरे में नाम देख लो क्या क्या कंफ्यूजन है, बिल एट साइट है, वहां पे बिल आफ्टर साइट है। सिर्फ आप बिल एट साइट वाला याद कर लो, वो उसी दिन से देना है, कोई ग्रेस पीरियड नहीं देने। जबकि जो बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर वाले जो भी वर्ड है ना, देखो यहाँ पे आफ्टर वर्ड है, यहाँ पे ग्रेस डेज मिलेंगे, यहाँ पे आफ्टर है, यहाँ पे भी ग्रेस डेज मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट पढ़ के देखो, डेज आर काउंट फ्रॉम द डेट व्हेन बिल इज मेड बाय द सेलर। अब इसकी एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल बिल इज मेड ऑन 1/1/19 but accepted by buyer on 8/1/19। हाँ जी, 1 मिनट, अभी टाइम पीरियड तो अभी मैं बता रहा हूँ, फॉर 2 मंथ्स। इसका आंसर बताओ, ड्यू डेट पढ़ के देखो मनन पहले। सेकंड पॉइंट पढ़ो, डेज कब से काउंट करने हैं, डेज आर काउंट फ्रॉम द डेट व्हेन बिल इज मेड बाय द सेलर। कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो मेड लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड थोड़ी लिखा हुआ है। तो बिल बना कब है, 1/1/19 को बना है ना, सामने वाला जब मर्जी एक्सेप्ट करे, जिस दिन बिल बन गया उसी के हिसाब से। कौन सी मार्च, तो इसका आंसर बनेगा 4 मार्च 2019, क्योंकि 2 महीने का है ना, जनवरी पूरा फरवरी पूरा, तो 1 मार्च आ गया, तो यहाँ पे तो ग्रेस डेज मिलेंगे, तो 1 + 3 4। यहाँ पे लिख दो सेम क्वेश्चन और इसका आंसर बताओ फिर मुझे। मनन अभी ऊपर पढ़ लेना, ऊपर वाले में देखो डेज कब से काउंट करने हैं, व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड। अब देखो सामने वाले ने एक्सेप्ट कब किया है, 8 जनवरी को ना, तो 8 जनवरी से काउंट करो, 8 फरवरी 8 मार्च 8 में 3 ऐड कर दो, 11 मार्च। तो इसका आंसर निकलेगा, ड्यू डेट को ही बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, कल बताया तो था, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट एक ही बात है। आ गया जी समझ। ये वैसे तो बुक में ना आपको दिया हुआ है, बुक में थ्योरी की फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बनवा दिया। एग्जाम का क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। अब जल्दी से पहले तीनों नाम याद करो, क्या क्या नेम है, बिल एट साइट, फिर आफ्टर डेट, फिर आफ्टर साइट। आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में ग्रेस पीरियड मिलेगा, बिल एट साइट में ग्रेस डेज नहीं मिलते। पहले वाले में बिल एट साइट में जब बिल बन गया वहीं से काउंट कर लो 3 महीने, बिल आफ्टर डेट में भी जब से बन गया तब से काउंट कर लो, लेकिन +3 डेज। बिल आफ्टर साइट में क्या होगा, जब सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तब से काउंट करने हैं +3 डेज। आ गया समझ में। अब इसके नीचे लिखो नोट, नोट नंबर 1। हाँ जी, हाँ हाँ, if there is national holiday, public holiday, if there is national holiday, public holiday और संडे। अगर आपको पता चल रहा है ऑन ड्यू डेट, अगर आपको पता चल रहा है ड्यू डेट पे ना नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, होली, दिवाली, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ऐसा कुछ है, तब आप कौन सी ड्यू डेट लोगे, एक दिन पहले के एक दिन अगली।
टेक 1 day अर्लियर एज ड्यू डेट। अर्लियर को डाल देना बॉक्स में। हर चीज में एक दिन आगे नहीं लेनी, एक दिन पहले ले लेनी है। मतलब अगर बिल की ड्यू डेट 26 जनवरी पड़ रही है तो आपको 27 जनवरी नहीं लेनी, 25 जनवरी लेनी है। चीज समझ में आ गई? मतलब अगर मेरे को किसी को पैसे देने हैं 26 जनवरी को, खत्म हो रहा है टाइम, तो आप उसको पैसे 27 को नहीं दोगे, 25 को दोगे। नोट नंबर 2, अगर नेशनल हॉलीडे नहीं है लेकिन छुट्टी है, एमरजेंसी, इफ देयर इज एमरजेंसी हॉलीडे, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन लग गया। सर लॉकडाउन का नाम मत लिया करो, कुछ होने लग जाता है। लॉकडाउन, कर्फ्यू, कुछ भी लग गया, ठीक है, एमरजेंसी हॉलीडे है, तब क्या लोगे? टेक 1 day लेटर। यहाँ पे एक दिन अगला लेना, नेक्स्ट डे, 1 day लेटर, ब्रैकेट में लिख देना। हाँ जी, पूरा महीना ना हुआ फिर अगले दिन, मतलब ऐसा पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर में क्वेश्चन बस यही आता है, क्योंकि अगर पूरा महीना नहीं खुला फिर भी उन दिनों में, अगर आपको याद हो जब कोविड लगा था या लॉकडाउन लगा था, बैंक खुले होते थे। बैंक को रोक नहीं सकती थी गवर्नमेंट भी, क्योंकि अगर बैंक रुक जाता है तो देश की इकोनॉमी रुक जाती है। तो कभी भी बैंक वाला सीन नहीं होएगा कि रुक जाए। तो ये क्या आएगा? 1 day लेटर। ये तो मैंने कल आपको लिखवा ही दिया था कि जो बिल रिसीवेबल है सेलर के लिए रिसीवेबल बन जाएगा, और जो बायर है उसके लिए पेबल बन जाएगा। सेलर के लिए वो एसेट है, बायर के लिए लाइबिलिटी है। अब जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अगर कोई सेलर या कोई बायर धोखाधड़ी करता है, कुछ गलत करता है, तो कल मैंने बताया था उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। लेकिन ना कभी भी हम केस करते हैं ना किसी कानून के, किसी एक्ट के तहत करते हैं कि क्या ऐसे कोई एक्ट बना हुआ है, कोई रूल बना हुआ है। तो इसके लिए एक्ट बना हुआ है नेगोशिएबल एक्ट, ठीक है। तो एग्जाम का क्वेश्चन आया था एक बार ट्रू एंड उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में, कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो किस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। कवर्ड बाय लिखो इंडियन, ये आंसर था ट्रू फॉल्स उसका, फिलिप्स का, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मतलब अंग्रेज बना गए थे, सोच के देखो। 150 साल पुराना कानून चल रहा है आज भी। मतलब भारतीय सरकार को किसानों के बिल पास करने का टाइम है पड़ा, नए नए बिल, और जो अंग्रेजों के टाइम के बिल बने आ रहे हैं उसको दोबारा से मॉडिफाई करने का टाइम नहीं है इनके पास। आ गया? यहां तक समझ में आ गया? मेन आज हमारा जो मेन हमने टॉपिक किया वो ये था कि बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके बाद ना आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के लिए 1 2 3 4 5 6 पेजेस छोड़ने हैं। मतलब 3 डबल सोच लो, सिंगल सिंगल 6 पेज, समझ गए? आप इसको 3 बोल लो, डबल के हिसाब से 3 बोल लो, सिंगल सिंगल के हिसाब से 6 पेजेस छोड़ने हैं। उसके बाद बुक खोलो, इसके क्वेश्चंस देखने हैं, जिसमें ना आप लोगों को बतानी है ड्यू डेट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आओ। 1 2 मैं आपकी हेल्प करता हूं, लेकिन आंसर्स हाइड कर देना आप लोग तभी पता चलेगा। हाँ जी, अगर क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ ना तो ये सेकंड वाला होता है, बिल आफ्टर डेट वाला। मतलब कि आपने, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सेप्टेंस की कोई डेट दी नहीं हुई, तो बिल आफ्टर साइट वाला हुआ ही नहीं। 3 ग्रेस डेज हमेशा होंगे ही होंगे। अगर बिल एट साइट दिया हुआ तो ग्रेस डेज नहीं लेने। तो इसका मतलब है ये आपने, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, साइलेंट है, तो आपने हमेशा 3 ग्रेस डेज देने ही देने हैं। पहले ना कॉपी पे लिख लो, नोट नंबर कितने लिखे आपने? 3 लिख लिया ना, चौथा लिखो। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला ना, हर्ष ऐसे क्वेश्चन पूछते रहा करो। इफ
क्वेश्चन इज साइलेंट, then always take 3 grace days in each question। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट करवा दिया, अब पेपर में दिया नहीं हुआ, तो आपने ग्रेस डेज लेने ही लेने हैं। मैं कॉन्सेप्ट समझ आया? ये वाला लास्ट वाला मनन एक्सप्लेन करना, लास्ट वाला जो जिस क्वेश्चन में ग्रेस डेज, हाँ बिल आफ्टर डेट वाला लेना है, मतलब सेकंड वाला। सिंपल सिंपल सा मतलब क्या है, ग्रेस डेज लेने हैं बस, सिंपल सा मतलब ये है। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। कैलकुलेट द ड्यू डेट्स, करो अंडरलाइन करो, कैलकुलेट द ड्यू डेट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला 1 जनवरी 2017 और इसका टाइम पीरियड क्या है 2 मंथ्स, तो इसकी ड्यू डेट आप लोगों को बतानी है 1 जनवरी 2017, 1 मार्च, 4 मार्च। आप लोगों ने साथ में नहीं लिखना, यहाँ पे आप लोग कॉपी पे लिखोगे, साथ साथ करना है क्वेश्चन। 6 पेजेस छोड़ने के बाद करो इलस्ट्रेशन, क्योंकि वो 6 पेजेस में मैं आपको बाकी के चैप्टर के नोट्स हैं वो लिखवाऊंगा। पहले का आंसर आएगा 4, 3, 17। देखते हैं, मैं भी बाद में ही मैच करूंगा, आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, बाद में मैच करेंगे हमारे कितने ठीक है कितने गलत। कोई डाउट है? प्रीमिसिस का मतलब होता है बिल्डिंग, तो मेरी एसेट है डेबिट साइड। कैरिज कोई भी हो, कैरिज का मतलब है किराया, चाहे वो इनवर्ड है चाहे आउटवर्ड है। किराया है तो खर्चा है डेबिट में। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। चलो 28 जनवरी 2017 सेकंड वाला देखना, 1 महीना। अब 28 जनवरी है, खत्म कब होगा ये? 28 फेब को ना। अब आपने यहाँ पे ये नहीं काउंट करना कि 28 का महीना है, कोई दिक्कत नहीं है, महीना तो खत्म हो रहा है ना। तो 28 फरवरी, 28 फरवरी के बाद 3 दिन 3 मार्च। 28 जनवरी है तो इसका 1 महीना कहाँ पे खत्म होगा? 28 फरवरी को ना। फरवरी में तो फिर महीना ही खत्म हो गया, तो 28 फरवरी खत्म। तो 1 मंथ है ना। सिंपल लेके चलो, 30 दिन मत लेके चलो। 28 जनवरी है, 28 जनवरी का 1 महीना कब खत्म होएगा? 28 जनवरी का 28 फरवरी को खत्म होएगा ना। 28 फरवरी को महीना खत्म हो गया, प्लस 3 दिन और ले लो। देखते हैं, इसका आंसर 3 मार्च है, ये देखो 3 मार्च। चीज़ों को सिंपल लेना है। सेकंड लिखो आंसर अपना 3, 3, 17 आ गया। 30 जनवरी को, 30 जनवरी वाला महीना कब खत्म होगा? 30 फरवरी को। 30 फरवरी होता नहीं तो 28 फरवरी। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे देखना पड़ेगा। हाँ हाँ वो कोई चक्कर नहीं है, चीज समझ में आ गई। देखो 30 जनवरी कब खत्म होगा 1 महीना मनन? 30 फरवरी। 30 फरवरी होती नहीं है तो आखिरी डेट कौन सी बनी? 28 फरवरी। 28 फरवरी में 3 दिन जोड़ लो, क्या बनेगा? 3 मार्च। तीसरा आंसर लिखो 3 मार्च। फोर्थ अपने आप सोचो, 30 अप्रैल है और 2 महीने, 30 अप्रैल से 30 मई, 30 जून। 30 जून महीना खत्म हो गया। 3 जुलाई, 3 जुलाई, 3, 7, 17। लास्ट में मैच करेंगे, हमें पता नहीं है हमारे ठीक है कि नहीं। पांचवा 30 अप्रैल, 3 महीने, अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई। 30 जुलाई को, 30 जुलाई के बाद 31 जुलाई बच गया, 1, 2 2 अगस्त। पांचवा देख लो जी, बाकियों को समझ आ गया? फिफ्थ देख लो, समझ में आया बाकियों को? फ्रेड मतलब किराया, रेडी वाले को किराया दिया, खर्चा हो गया अपना डेबिट। आगे 30 अप्रैल, अब 30 दिन है, 30 अप्रैल से 30 दिन, तो अप्रैल जिस दिन की बात हो रही हो पहले 30 अप्रैल को ना इग्नोर करना होता है, जिस दिन की बात है उस दिन को इग्नोर कर दो। तो 30 अप्रैल, 30 मई,
30 मई के बाद 31 मई, 1 जून, 2 जून, 2 जून बन गया। 1 दिसंबर के लिए 60 दिन, ओए होए ये है मुश्किल। पहले तो 1 दिसंबर को भूल जाओ, अब 60 दिन काउंट करने हैं। 30 दिन तो दिसंबर के बच गए, 30 दिन जनवरी के। यार 60 दिन है यार, मैं तो 60 दिन गिनूंगा ना, मैं तो 60 दिन गिनूंगा ना, जिसमें से 30 दिन फॉल कर रहे हैं। देखो 30 दिन तो फॉल कर रहे हैं 31 दिसंबर तक। पहली तारीख को अगर मैं छोड़ भी दूं, 31 का महीना होता है ना, पहली दिसंबर छोड़ दूं, बाकी बच गए 30 दिन। तो 30 दिन तो दिसंबर के खत्म हो गए, अब बाकी बच गए 30 दिन, ये खत्म होंगे 30 जनवरी को। 30 जनवरी के बाद 3 दिन और जोड़ लो, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी। ठीक है ये वाला ना। और अगला 28 दिसंबर वाला, 3 28 दिसंबर से 28 जनवरी, 28 फरवरी। हाँ चाहे लीप ईयर भी, हाँ बात तो सही है वैसे। 28 दिसंबर से 28 जनवरी, लीप ईयर देखना पड़ेगा, लीप ईयर याद रखना पड़ेगा। 16 20, अरे बस 2016 2020, 2020 याद रख लिया करो, उसके 4 साल ऐड लस कर लिया करो। अब 28 दिसंबर से 28 जनवरी, 28 फरवरी, फिर हो गया 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च। अब आंसर चेक करते हैं जी। पहला 4 मार्च, ठीक है, दूसरा 3 मार्च, तीसरा 3 मार्च, चौथा 3 जुलाई। एक मिनट, हाँ बिल रिसीवेबल एसेट है, डेबिट, बिल पेबल लाइबिलिटी है, रिसीवेबल पैसे मिलने हैं, पेबल पैसे देने हैं। ओ ये एसेट है यार, रिसीव्ड इनकम होता है, रिसीवेबल है, पैसे मिलने हैं। अगला 2 अगस्त, 2 जून, 2 फरवरी, 2 मार्च, सारे ठीक हैं अपने। चलो जी इलस्ट्रेशन 1 को टिक कर दो। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 2, आज का आखिरी, फिर छुट्टी। ये खतरनाक है, इसमें ना वो भी आएंगे देखना, पता नहीं इसी क्वेश्चन में ही है वो, नेशनल हॉलीडे भी, वो याद रखना। 23 नवंबर को है, 2 महीने के लिए ड्यू डेट बतानी है आपने, कॉपी पे लिखते चले जाना। 23 नवंबर से 23 दिसंबर, 23 जनवरी, 23 + 3 26 जनवरी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, नेशनल हॉलीडे है। नेशनल हॉलीडे में एक दिन अर्लियर या नेक्स्ट, तो मतलब 25 जनवरी। पहला आंसर आ रहा है 25, 1, 17। अच्छा 26 होएगा ना, इमरजेंसी हॉलीडे से अगले दिन लेते हैं। चलो पहला हो गया, दूसरा देखो। पहला है 27 नवंबर, 27 नवंबर से 27 दिसंबर, 27 जनवरी, 27 फरवरी। हाँ 27 फरवरी आ रहा है, तो 28, 29, 1 मार्च। देखना 1, 3, 17 बाकियों का आया ये आंसर, भैया करना है कॉपी पे। तीसरा 29 मई को 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 2 अक्टूबर गांधी जी, नेशनल 1 अक्टूबर। आगे 23 मई, ये ध्यान से 60 डेज, ये काउंट करने आते हैं आप लोगों को। 23 वाले को तो भूल जाओ, तो बाकी मई में बाकी कितने दिन बच गए? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 दिन तो मई के काउंट हो गए। देखें जी मई के दिन हो गए 8। मई के बाद क्या आता है? जून। जून में पूरे 30 दिन ले लो। कितने दिन लेने हैं? 60 दिन। 8 दिन यहाँ पे कवर हो गए, 30 दिन यहाँ, 38 दिन कवर हो गए, बाकी रह गए 22 दिन ना। तो जुलाई, 22 जुलाई बन गया। 22 जुलाई + 3 डेज,
25 जुलाई को लिखो, तो आंसर क्या बनेगा? 26 जुलाई। अगला 5th, 13 जुलाई से 30 दिन काउंट करने हैं। पहले 13 दिन छोड़ दो जुलाई के, जुलाई में बाकी कितने दिन बच गए? 18 दिन। काउंट करके देख लो। पहला दिन होता है 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31। 18 दिन तो जुलाई के बच गए। दिन लेने कितने हैं हमने? 30, तो बाकी बच गए 12। 12 अगस्त, 12 अगस्त प्लस 3 15 अगस्त, 14 अगस्त ले लेंगे। डेज वाला ना अपने आप काउंट करके देख लेना, अभी हो सकता है आप लोगों को जल्दी लगे, तो डेज वाले एक बार घर पे अपने आप प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, 31 मई का एक महीना, 31 मई का 31 जून, मतलब 30 जून हो गया। 3 जुलाई, 3 जुलाई 2016। इसके आंसर मैच करना, देखना ठीक आ रहे हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन ना, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में नहीं बनवाया था, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, ये टॉपिक दिया हुआ है। होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 and 2। हाँ हाँ, बस ये डेट्स काउंट करनी है। और लिखो। ये एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज तक याद करके आने। बाकी मैंने करवा दिया है, ड्रॉई वाला सारा, वो उसकी रीडिंग ले लेना। एडवांटेजेस वाला पढ़ के आना कल, ठीक है? एडवांटेजेस वाला ये टॉपिक बाकी करेंगे कल।